नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत। मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल में आज भारी तनाव है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। सर्वे का आज दूसरा दिन था और इस दौरान हिंसा भड़क गई। जमकर पथराव और आगजनी हुई, गोलियां भी चली। मुरादाबाद रेंज के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हंगामे में जो कार्रवाई हुई और जो गोलीबारी हुई है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। एसपी और डीएम समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इलाके के सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ संभल के पैर में बंदूक की गोलियों से चोट लगी है। पुलिस ने करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सर्वे टीम आज सुबह करीब 7 बजे जामा मस्जिद पहुंची थी। सर्वे का काम करीब 11 बजे खत्म हुआ। तनाव के मद्देनज़र आसपास के तमाम ज़िलों के अधिकारी वहां मौजूद थे। सर्वे टीम को सुरक्षित वहां से निकाला गया, लेकिन इसी दौरान वहां एक भीड़ घुस आई जिसने वहां हंगामा, हिंसा शुरू की। पत्थरबाजी शुरू हुई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई की। भारी तादाद में पुलिस, पीएसी और आरएएफ की यहाँ तैनाती हुई है। हिंदू पक्ष के दावे और याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को जामा मस्जिद का कोर्ट सर्वे हुआ था पहली बार, और आज सर्वे का दूसरा दिन था। 29 नवंबर को सर्वे टीम को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हुआ। लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है। और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। और संभल में मस्जिद के सर्वे और उसके बाद आज हुई हिंसा के मसले से उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी लोग कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उन पर कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उधर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि संभल में हुई हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंसा के इस पूरे मामले की तो आलोचना की है। उन्होंने शाही मस्जिद के दोबारा सर्वे कराने के फैसले पर भी सवाल उठा दिए। जब सर्वे हो चुका था
मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को, और ये जानबूझ के इसलिए किया है जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के इस आरोप का जवाब दिया। वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और संभल में जो आज हिंसा हुई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर मौजूद हैं। शुभांग, इस वक्त वहां क्या स्थिति है? अंधेरा हो गया है और आज सुबह ये पूरा हंगामा, हिंसा शुरू कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अब शाम का समय है, माहौल में शांति है, लेकिन इसका कारण है यहाँ पर मौजूद पुलिस प्रशासन, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गली गली हर कोने में इस समय पुलिस बल जो है इसी तरीके से तैनात किया गया है, और वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि अब जो माहौल है वो फिर से ख़राब ना हो, असामाजिक तत्व दोबारा जो जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे वो सब ये ना कर पाएँ। लेकिन तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो मौजूद थी, कुछ पुलिस अफसरों की प्राइवेट गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ पर आग लगाई गई थी। और देखिए अभी भी यहाँ पर टूटे हुए कांच, जले हुए निशान सड़कों के यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि पुलिस को उन्हें रोकना था, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सबसे पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया। टीयर गैस के शेल्स आपको यहाँ पर दिखाई साफ तौर पर दे रहे होंगे। पत्थर भी अभी ऐसे है कि कुछ ईंटें पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, और इन ईंटों पत्थर को जबकि सिविक बॉडीज़ ट्रक में भर कर ले गई है ताकि दोबारा उनका इस्तेमाल ना किया जा सके। ये देखिए इस समय जो मैं दुकान आपको दिखा रहा हूँ, ये दुकान आप देख सकते हैं, इसके जो बैनर थे उन्हें फाड़ दिया गया। CCTV कैमरा जो थे उनकी जो तारें हैं वो फ़िलहाल काट दी गई, क्योंकि उन लोगों को पता था यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरे में ना आ जाए, इसको लेकर के भी लगातार पुलिस कह रही थी, सभी से आग्रह कर रही थी कि CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व ना बने और साथ ही पथराव ना करें, क्योंकि उसके बाद उनकी शिनाख्त की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पर जो सर्वे टीम थी वो फ़िलहाल आ गई थी और 7:30 बजे तक सर्वे शुरू भी हो गया था। लेकिन इस समय अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल एकदम शांति है, पुलिस बल तैनात है। जो दुकानें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। सभी दुकानें, सभी घर फ़िलहाल ताला बंद भी हो गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक, पहला डर ये है कि फिर से उस तरीके की सिचुएशन ना खड़ी हो जाए जैसे सुबह देखी गई थी, और दूसरा क्योंकि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस उन्हें लगातार तलाश रही है, CCTV फुटेज देख रही है, तो उस कार्रवाई से वो बच जाए। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो यहाँ से घर अपने छोड़कर भाग गए। हम देख सकते हैं पूरे तरीके से ताला बंद कर दिया गया है। शाम का समय ज़रूर है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन एकदम शांति इस पूरे मोहल्ले में आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके का वातावरण हमने सुबह के समय देखा वैसा अब यहाँ पर बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। जाहिर तौर पर जो पुलिस है वो भी लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। समय समय पर पुलिस बल हर गली में, हर जगह कहीं ना कहीं तैनात किए गए हैं, और लगातार जो पत्थर थे वो इस पूरी सड़क पर, जो आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ, इस पूरी सड़क पर पत्थर ही पत्थर थे, लोगों की चप्पलें थी, और उन्हें भी फ़िलहाल यहाँ पर आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे पुलिस ने यहाँ पर जगह साफ़ की है, कोशिश लगातार यही है कि किसी भी तरीके से फिर से पत्थरबाजी ना हो, यहाँ का माहौल करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ 3 ऐसे लोग भी थे जिनकी यहाँ पर मौत हो गई। हालांकि उनको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडीज़ को भेज दिया गया है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। लेकिन आप देखिए जो आगे की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके शीशे तोड़े गए, क्योंकि पत्थरबाजी के दौरान जो गाड़ियाँ थी वो ऐसी भी गाड़ियाँ थी जिन पर इनके विंडशील्ड पर जोर से पत्थर फेंके गए। वो गाड़ियाँ भी फिलहाल आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो लगातार जो माहौल है वो फिलहाल इस तरीके का जिस सुबह था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम शांति यहाँ पर है, और पुलिस बल इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ पर इसी तरीके से शांति बनी रहे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग इस पूरी जानकारी देने के लिए। संभल में इस इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही चाक चौबंद कर दी गई है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक कांस्टेबल किरणपाल की हत्या के बाद हत्या के आरोपियों से 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी मारा गया, एक गोली लगने से घायल हुआ और तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। दरअसल इस कांस्टेबल की सरेआम ड्यूटी के दौरान हत्या से दिल्ली में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। शनिवार देर रात दिल्ली के संगम विहार इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ में राघव उर्फ रॉकी नाम का एक आरोपी मारा गया। राघव 22 नवंबर की रात दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कांस्टेबल किरणपाल की हत्या का मुख्य आरोपी था। ड्यूटी के दौरान एक पुलिस कर्मी की हत्या को लेकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी की पहचान कर उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में राघव की मौत से कुछ घंटे पहले शनिवार दोपहर दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर 2 बदमाशों दीपक और कृष को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली के कालकाजी में हुई इस मुठभेड़ में आरोपी दीपक के पैर में गोली लगी। दीपक और कृष भी कांस्टेबल किरणपाल की हत्या में शामिल थे। कांस्टेबल हमारा किरणपाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन से था, पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब रोका टोकी की उसने, तो दुर्भाग्यवश उसको जो चाकू लगा और चाकू जिस तरह से गोदा गया और उसका देहांत हुआ। सबसे पहले जीरो इन कर लिया गया कि वो 3 लड़कों में से कहाँ लड़के मिले। एक लड़का दीपक, उसको जब यहाँ आने के बाद सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने सरेंडर करने की बजाय फायर खोल दिया टीम की तरफ। इन्हीं की एंट्री जहाँ से हो रही थी उसी तरफ उसने जिस तरह से फायर खोला और एसआई अमित ने उसके पैर पे गोली मारी और उसे काबू कर लिया पूरी टीम ने मिलकर। 28 साल के किरणपाल की हत्या 22 नवंबर की रात गोविंदपुरी इलाके में तब हुई जब वो गश्त पर थे। राघव, कृष और दीपक को संदिग्ध हालत में देखकर किरणपाल ने जब पूछताछ शुरू की तो तीनों ने उन्हें चाकुओं से गोद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। किरणपाल 2018 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। वो मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे। उनके परिवार में विधवा मां और बड़े भाई हैं। दिल्ली पुलिस ने किरणपाल को इस सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला होने में अभी 1 दिन और बाकी है। कल ये बात सामने आ सकती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। इस बीच बीजेपी के एक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह हारत संजय राउत की सलाह सुनने की वजह से हुई है। साथ ही उन्होंने शरद पवार को भी अब सक्रिय राजनीति से दूर रहकर मार्गदर्शन करने की सलाह दी है। महायुति सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब चर्चा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र के पूर्व मंत्री राव साहब दानवे। सर, ये बताइए कि सब जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बातें फाइनल हो गई है, शपथ ग्रहण कब हो रहा है, कुछ जानकारी जो जनता को आप देना चाहेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। जो वातावरण लोकसभा के चुनाव में था वो वातावरण विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल उल्टा था। और भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी कोई निर्णय लेना होता है वो वरिष्ठ नेता के राय मशवरे से लिया जाता है। हम अलायंस में चुनाव लड़े महाराष्ट्र में और 3 पार्टियों का अलायंस है। 23 पार्टी का अलायंस भी था हमारा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे।
तो ये अलायंस का चुनाव था। अब भारतीय जनता पार्टी विधिमंडल पार्टी की मीटिंग बुलाएंगी, अपना जो नेता विधिमंडल नेता उसको चुनाव करेगी, वही प्रोसीजर राष्ट्रवादी करेगी, वही प्रोसीजर शिवसेना करेगी। अपना अपना नेता चुनने के बाद तीनों नेता साथ साथ बैठेंगे और जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनको बताएंगे कि हमारी ये राय है, और जो हमारे वरिष्ठ नेता फैसला करेंगे वो निर्णय हम सब लोग मिलकर मान्य करेंगे। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसके ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ बात तय नहीं हुई है। एक इशारा कर रहे हैं कि उनके पास ही कमान रहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो ऐसा दिख रहा है कि लगातार तीसरी बार 100 से ज़्यादा विधायक अगर दिए पार्टी को तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, भावना तो मेरी भी है। भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये भावना मेरी है भी, तो क्या मेरे मन में जो है वो होने वाला है? ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय करेंगे वो सही निर्णय करेंगे, और ये निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं है, वो हमारे नेताओं को है। ये तीनों पार्टियां साथ में बैठ के जो निर्णय करेगी वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। नतीजे आने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता विश्वास इस नतीजे पर व्यक्त नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि अकल्पनीय है ये नतीजे। उद्धव ठाकरे की ये प्रतिक्रिया। ये देखिए, उद्धव ठाकरे का किसी पे भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उनका भरोसा नहीं। अभी विधानसभा में हम जीते तो ईवीएम पे भरोसा नहीं। सरकार ने जो निर्णय लिया उस पर वो भरोसा नहीं करते। अब ये चुनाव में तो उनका खुद पे भी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने बोला कि ये महाराष्ट्र हमारा ऐसा करेगा, इसका मुझे भरोसा नहीं था। अब महाराष्ट्र का भी भरोसा नहीं उनको। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हमारी सरकार पूरे मेजॉरिटी के साथ आएगी, और उससे भी ज़्यादा वोट लोगों ने हम लोगों को दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब 5 साल हमारी सरकार चलेगी। उद्धव ठाकरे का अपने आप पे भरोसा नहीं तो जनता पे क्या भरोसा करेंगे वो। तो इस इलेक्शन में महिलाओं का वोट ज़्यादा हुआ, और वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के पार्टनर को ज़्यादा आया, इसलिए ये हमको ज़्यादा सीटें मिली, और हमें भरोसा था कि इतनी सीट मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राव साहब दानवे थे जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला वरिष्ठ नेताओं के साथ होगा, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से बातचीत करने के बाद होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है वो गठबंधन के तौर पर लड़ा गया है, इसलिए जो घटक दल के नेता है उनसे सलाह लेने के बाद ही फैसला जो होगा। कैमरा पर्सन महेश के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए।